स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एडीफाई हब में। आज के लेक्चर में हम मैनेजमेंट का सेकेंड यूनिट का लेक्चर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज का जो लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 2 उसका बेस रहेगा एफडब्ल्यू टेलर और साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी कि दो स्कॉलर्स के बारे में, और जिनका पहला हमने जिक्र किया था एफडब्ल्यू टेलर और दूसरे का जिक्र किया था हेनरी फ्योल। तो जो लेक्चर नंबर 2 है आज का वो प्योरली एफडब्ल्यू टेलर पे कंसेंट्रेटेड रहेगा, और उन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट का नींव रखा था, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज इसी के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि ये समझना काफी ही जरूरी है कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का शुरुआत कहां से हुआ और एफडब्ल्यू टेलर साहब का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ जिक्र करेंगे एफडब्ल्यू टेलर साहब के बारे में और बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर शुरू करने से सबसे पहले हम लोग एफडब्ल्यू टेलर साहब को इसलिए बहुत याद करते हैं क्योंकि एफडब्ल्यू टेलर साहब ने सबसे पहले मोटिवेशन की नींव रखी थी, और मोटिवेशन हर समय अपने जरूरत के हिसाब से बदलता चला गया है। तो एक बहुत ही बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं अमेरिका के जिग जिगलर। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पीपल ऑफन से दैट मोटिवेशन डज नॉट लास्ट, वेल नाइदर डज बेदिंग, दैट्स व्हाई वी रिकमेंड इट डेली। जिग जिगलर एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं यूएस के। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि लोग जो हैं, आदमी जो हैं, वो कहते हैं कि मोटिवेशन जो है हमेशा सदा के लिए नहीं होता है, हमें समय समय पर हमेशा मोटिवेशन चाहिए होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार आप एक बार नहा लो तो आप हमेशा के लिए नहीं नहा लेते हो, या हमेशा के लिए आप स्नान नहीं कर लेते हो, आप हमेशा के लिए फ्रेश नहीं हो जाते हो। तो आपको हर बार फ्रेश होने के लिए आपको हर बार स्नान करने की जरूरत पड़ेगी, आपको हर बार बात करने की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार मोटिवेशन लाइफ में भी हर बार समय समय पे आपको मिलते रहना चाहिए, ताकि आप आगे अग्रसर होते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो उनका मूल जो कहना था कि जिस प्रकार स्नान करना दैनिक कार्यक्रम है, उसी प्रकार मोटिवेशन भी जो होना चाहिए वो एक दैनिक कार्यक्रम की तरह होना चाहिए, ना कि एक बार आप मोटिवेट हो जाओ और काम कर लोगे, ये असंभव है। तो स्नान करने के तौर पे, स्नान करने के जैसे ही मोटिवेशन भी होना चाहिए। जैसे हर दिन का शुरुआत एक स्नान करने से हम लोग करते हैं, उसी प्रकार मोटिवेशन भी हमें हर एक दिन का अपना एक अलग मोटिवेशन होता है। तो आज का लेक्चर का स्टार्टिंग था मोटिवेशन से, और मोटिवेशन मैंने क्यों बात की? क्योंकि फ्रेडरिक विल्सन टेलर, जिनको हम लोगों ने एफडब्ल्यू टेलर के नाम से ज्यादा जानते हैं, एफडब्ल्यू टेलर ने सबसे पहले नींव रखी थी मोटिवेशन की। इसलिए मोटिवेशन के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है कि मोटिवेशन हम लोगों की लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग। तो ये है मोटिवेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम समझना चाहेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। तो इससे पहले कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ बढ़ें, उससे पहले हम मैनेजमेंट को साइंस से मिलाने की जो प्रक्रिया है, हम उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। यह जिक्र हम लोगों ने पहले क्लास में कर रखा है कि मैनेजमेंट कुछ नहीं है, मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। जो स्किल्स होते हैं दैट इज साइंस, और जो इसकी इंप्लीमेंटेशन पार्ट होती है वो होती है आर्ट्स। इसलिए मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो प्योरली ले डाउन करता है हर इंसान के स्किल्स के बारे में, उनके स्किल्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, कि उनको वो स्किल्स, वो टेक्निक किस तरह से यूज करना चाहिए ताकि किसी भी इंसान का, किसी भी एम्प्लॉय का ग्रोथ हो सके, उसका पर्सनैलिटी, उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके, और उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो सके। वो अपने एफिशिएंसी के साथ, 100% एफिशिएंसी के साथ, मैं कहूंगा वो अपने 100% एफिशिएंसी के साथ किसी भी काम को कंप्लीट करे विद इन द टाइम लिमिट, एक अंतराल, एक निश्चित समय के अंतराल में, जिससे कंपनी का गोल मीट हो, उसका अपना खुद का गोल मीट हो, और इन सब से उनको जो मोटिवेशन मिले वो उसको आगे काम करने के लिए और प्रोत्साहन दे। तो ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि किसी भी काम को साइंस के तौर पे कंप्लीट करने के लिए, या फिर उनके स्किल्स को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है साइंस के हिसाब से। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का चीज है,
सबसे पहले इसका जो मतलब नींव रखा गया था, वो नींव रखे थे फ्रेडरिक विल्सन टेलर। इसीलिए फ्रेडरिक विल्सन टेलर को इसके फाउंडर को भी कहा जाता है या इसके पिता भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बस समझिएगा कि ही इज नॉट द फादर ऑफ मैनेजमेंट, ही इज द फादर ऑफ या ही इज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत अलग है। तो मैनेजमेंट के, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडर हम लोग फ्रेडरिक विल्सन टेलर को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा सारांश देखेंगे। क्योंकि फ्रेडरिक विल्सन टेलर साहब की अगर जीवनी को देखा जाए, अगर उनके पूरा ड्यूरेशन को देखा जाए, तो फ्रेडरिक विल्सन टेलर 1856 में अमेरिका में जन्मे थे और इनका जो पूरा लाइफ स्पैन था वो 1915 तक चला, जिसके बीच में ये 1880 से लेके 1890 के बीच में इन्होंने 1880 से लेकर 1890 के बीच में इन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट की नींव रखी थी। इन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट की नींव रखी थी। और ये नींव कैसे रखी थी, उसकी कहानी ऐसी है कि फ्रेडरिक विल्सन टेलर साहब बहुत ही छोटे से उम्र में ही इनको पढ़ने की, इनको साइंस के प्रति जागरूकता बहुत थी। उन्होंने सबसे पहले अपना कैरियर जो था 1871 में, गलती हो गई सॉरी, उन्होंने सबसे पहला अपना कैरियर 1871 में एज अ अप्रेंटिस ज्वाइन किया था एक शिपयार्ड कंपनी में। कुछ साल बीते, उनकी जो जागरूकता थी साइंस के प्रति, उनकी जो जागरूकता थी काम के प्रति, काम करने के तरीके के प्रति, उनको ये जागरूकता बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने और उनके मेहनत से वो अपनी कंपनी में सुपरवाइजर के पोस्ट तक गए। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि उनका जो बिहेवियर था काम के प्रति, या उनका जो डेडिकेशन था काम के प्रति, उस डेडिकेशन के कारण और उनके लगन के कारण उन्होंने काफी जल्दी एक अच्छा अपने नौकरी में, अपने अच्छा एक स्पैन में उन्होंने एक अच्छा अचीवमेंट तय किया। और उस अचीवमेंट से वो क्या हुआ कि उनके जो जॉब प्रोफाइल, उनका जो काम करने की पोस्ट था, वो पोस्ट में उनका हमेशा उनको प्रमोशन मिलता चला गया। और वो धीरे धीरे करके वो मैकेनिस्ट से गैंग बॉस बने, गैंग बॉस से फोरमैन बने, और आखिरकार 1884 में वो उसी कंपनी में एज अ चीफ इंजीनियर रहे। और ये जो पूरा उनका सफर रहा है उस कंपनी में, स्टार्टिंग फ्रॉम मैकेनिस्ट टू टर्नर, उसके बाद गैंग बॉस, उसके बाद फोरमैन, और उसके बाद आखिरकार चीफ इंजीनियर के पोस्ट से उस कंपनी को उन्होंने छोड़ा था। ये जो उनका पूरा सफर रहा उस कंपनी में, शिपयार्ड कंपनी में, वो सिर्फ और सिर्फ उनके लगन, उनके काम करने के प्रति दृढ़ता को दिखलाता है। और काम करने का जो उनका तरीका था वो बाकियों से अलग था, क्योंकि उन्होंने हर एक पोस्ट पर काम किया। सबसे छोटे पोस्ट पे भी काम किया एज अप्रेंटिस, और सबसे ऊपर वाले पोस्ट पे भी काम किया, दैट वाज चीफ इंजीनियर। तो उनके ये जर्नी में, उनके ये नौकरी के जर्नी में, उनके ये कार्य करने के सफर में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और वो जो उन्होंने सीखा, उन्होंने देखा कि लोग कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, लोग कहाँ कहाँ अपनी चीजों को छुपाते हैं, या वो लोग अपने सीनियर से कुछ बात कहने में हिचकिचाते हैं। तो वो जो क्यूमुलेटिव उनका जो समरी था, उनका जो एक्सपीरियंस था, यही वो एक्सपीरियंस उन्होंने समराइज करके और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल किया। ये क्या इस्तेमाल किया साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडेशन के लिए? तो जो भी उनका सफर मैकेनिक्स से लेके चीफ इंजीनियर तक के बीच का रहा, उस पूरे सॉरी उस पूरे सफर में उन्होंने जो भी चीज सीखा, जो भी चीज एक्सपीरियंस किया, उन सभी चीजों को उन्होंने यूटिलाइज किया है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडेशन के लिए। वो यहीं तक नहीं रुके। जब उन्हें लगा कि उनको और भी साइंस के बारे में जानना चाहिए, उनको और भी इसके बारे में पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री स्टीवन इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की। उन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री इंजीनियरिंग में कंप्लीट की, और वहां पर उन्होंने और अच्छे तरीके से जाना, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि वहां से उन्होंने टेक्निकली और अच्छे तरीके से जाना कि चीजों को बेहतर कैसे किया जा सकता है, साइंस के मदद से चीजों को हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसको और एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं, और उसको इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। तो ये उनकी अंदर की जो जागरूकता थी, या उनके अंदर की जो ज्यादा पढ़ने की या ज्यादा जानकारी लेने की जो तीव्रता थी, इच्छा थी, वो सब इन्होंने अपने इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडेशन के लिए लगा दिया। ये पूरा का पूरा जो
जर्नी था उनका फ्रॉम मैकेनिक्स से लेकर चीफ इंजीनियर तक की, ये उस जर्नी में जो भी खामियां उन्होंने देखी, जो भी खूबियां देखी, उन खूबियों को जोड़ा और जोड़कर नींव रखा साइंटिफिक मैनेजमेंट की। उन्होंने क्या देखा, क्योंकि उन्होंने छोटे पोस्ट पे भी काम किया, उन्होंने बड़े पोस्ट पे भी काम किया, तो उस पूरे एक्सपैन में, उस पूरे एक्सपीरियंस में उन्होंने जो भी उस काम की खूबियां देखी, उस काम की खामियां देखी, उन सब को उन्होंने समराइज किया और ले डाउन कर दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट को। तो इसीलिए इनको सबसे पहले कहा गया फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम देख रहे हैं कि he formulated the scientific principles of management which he sought to improve the industrial efficiency and also called as father of scientific management। क्योंकि इन्होंने नींव रखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ताकि जिससे इंडस्ट्रीज की, कंपनीज की एफिशिएंसी बढ़ सके, उनकी ग्रोथ हो सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। ये पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो रीजन था वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए था। इंडस्ट्रीज के साथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का डेवलपमेंट था। बिना एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के कोई एम्प्लॉयर डेवलप नहीं कर सकता है। तो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो नींव रखा था, इट वाज टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। Being a mechanical engineer himself, he tried to establish a theory for what could improve worker and industry efficiency। जो भी मैंने बात कही, क्योंकि वो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं, उन्होंने उस अपने इंजीनियरिंग के लाइफ से जो भी सीखा उसको एक थ्योरी बेस पे एस्टैब्लिश किया गया, ताकि वो इंडस्ट्रीज की और वर्कर की दोनों की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। द प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज ऑन प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजिंग एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन एफर्ट्स एट ऑपरेटिव लेवल in order to maximize output with minimum input। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी, या साइंटिफिक मैनेजमेंट का पूरा जो फाउंडेशन हुआ, वो सिर्फ फाउंडेशन या उसकी जो नींव रखी गई, उसका मूल, उसकी जो मेन एम्फेसिस थी वो इस पे थी कि एक स्टैंडर्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग किया जाए, किसकी, ह्यूमन एफर्ट्स को इम्प्रूव करने की। एक प्लानिंग, एक स्टैंडर्ड एक सेट किया जाए, किसके लिए, तो ह्यूमंस के एफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि काम करने के प्रक्रिया में उनको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके विथ मिनिमम इनपुट। ये लाइन, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उनको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए था मिनिमम इनपुट के साथ। तो अगर आपको किसी भी काम का ज्यादा से ज्यादा सफलता चाहिए कम समय के साथ या कम इनपुट के साथ, कम परिश्रम के साथ, तो आपको अपना प्लानिंग, आपको अपना डायरेक्शन और आपको अपना एफर्ट्स बहुत ही सुनियोजित तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगर आपके प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में या फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं भी कोई कसर रह गया, तो आप अपने मैक्सिमम एफर्ट्स को आप अपने मैक्सिमम आउटपुट को अचीव नहीं कर सकते विथ मिनिमम इनपुट। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो बेस था वो इसी पे था कि कम से कम इनपुट के साथ आपसे ज्यादा आउटपुट लिया जा सके। और ये कैसे हो सकता है, ये उसी समय हो सकता है जब ह्यूमन एफर्ट्स को एक ढंग का प्लानिंग दिया जाए, एक ढंग के स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाए, ताकि वो उन मुकामों को इजिली अचीव कर सके with minimum inputs। He suggested that workers are primarily motivated by pay and probably just pay only। ये ऐसी चीज है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फ्रेडरिक विल्सन साहब ने सबसे पहले मोटिवेशन की नींव रखी थी। तो उन्होंने देखा कि हर एक कर्मी, जो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है उस दौर में, अपने काम करने के दौर में, तो उन्होंने देखा था कि सब लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी बात छिपाते हैं या फिर अपना आउटपुट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि उनकी सैलरी काट दी जाएगी, उनके पैसा काट दिया जाएगा। या कोई भी एम्प्लॉय हो, या आज के आप डेट में देख लो, हर कोई अपने नौकरी में सिर्फ इसी चीज से डरता है कि अगर वो अपना बेस्ट नहीं दिया या अगर वो काम करके नहीं देगा तो उसके पैसे काट लिए जाएंगे।
तो मूल मोटिवेशन कहाँ पर है किसी भी इंडस्ट्री में? तो मूल मोटिवेशन जो है वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी सैलरी, आपकी पेमेंट। इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया था कि किसी भी काम को, किसी भी वर्कर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे प्राइमरी मोटिवेशन जो है वो है उसका पेमेंट। He also propagated that the workers should be closely supervised and controlled to ensure maximum productivity from the workers. ये कंट्रोलिंग वाली बात थी जो हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट देखा था कि एम्फेसिस के लिए प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजिंग और कंट्रोलिंग। तो ये उसका काम था कि अगर हर एक एम्प्लॉय का या हर एक ग्रुप ऑफ पीपल को जो काम कर रहे हैं लोग, अगर उनके ऊपर एक सुपरवाइजर रख दिया जाए तो काम को डायरेक्शन देने में भी मदद होगी और काम को सुपरवाइज करने में भी मदद होगी। अगर कहीं पे कोई कमी आती है तो वो सुपरवाइजर वहां रहेगा उन कमियों को दूर करने के लिए, और अगर वो सुपरवाइजर वहां पर है तो उनके साथ एसोसिएटेड जो वर्कर्स हैं उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उनको ये लगेगा कि मेरे लिए कंट्रोल करने के लिए, मेरे सुपरवाइज करने के लिए एक है बंदा जो मेरी कमियों को देखकर वो हमको सिखाएगा और हमको और बेहतर बनाएगा। तो फ्रेडरिक विल्सन टेलर साहब ने एक सजेशन दिया था कि हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में आप फोरमैन को या एक वर्कर जो भी है आपको जो फर्स्ट लेवल पे हैं उनके ऊपर आप एक इंचार्ज रखो या एक उनके ऊपर सुपरवाइजर रखो। वो सुपरवाइजर बाकी लोगों के काम को सुपरवाइज करेगा, देखेगा कि कौन किस में क्या कमी है और उनमें क्या सुधार लाया जा सकता है। तो ये फ्रेडरिक विल्सन टेलर साहब ने कुछ अपने चुनिंदा बात कहा था। इसके बाद उन्होंने एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट की थी कि अगर किसी काम को करना है और उनकी एफिशिएंसी और उनकी एफिकेसी को भी देखनी है, मतलब उनके प्रोडक्टिविटी को भी देखनी है और प्रोडक्टिविटी में कितनी एफिशिएंसी है, कितना सटीकता से काम किया गया है ताकि वो गोल अचीव हो जाए। तो उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि एक बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए। मतलब उन्होंने डिवाइड वर्क का प्रिंसिपल दिया था कि हर एक काम को या हर एक टास्क को, हर एक जॉब को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दिया जाए और वो छोटा छोटा एलिमेंट्स डिफरेंट पीपल को दे दिया जाए जिनमें जो जिसकी स्किल सबसे ज्यादा हो या जिसकी एक्सपर्टीज जिसमें हो उसको वही काम दिया जाए, ना कि कोई दूसरा काम दिया जाए। और जैसे कि अगर हम एक घर बना रहे हैं तो घर बनाने के समय आप नोटिस करोगे घर बनाना एक पूरा वर्क हो गया। तो उस वर्क में आपके पास सबसे पहले ईंट, बालू, गिट्टी ये सब के काम होंगे ताकि एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसमें अब लगता है आपको खिड़की, लकड़ी के काम होते हैं, सीलिंग होता है, वायरिंग होती है, उसके बाद फ्लोरिंग होता है, टाइल्स होता है, पेंट होता है। तो एक घर बनाने को के लिए अगर देखा जाए तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स की जरूरत है, डिफरेंट वर्क्स एसोसिएटेड हैं। टास्क मेरा क्या है, जॉब क्या है मेरा, घर, हमको एक घर बनाना रहने के लिए। अब वो घर जो भी होगा उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और वो आपका एक घर बनता है। तो अगर एक ही आदमी को या एक ही बंदे को वो काम दे दिया जाए, बोला जाए कि भैया तुम इसकी खुदाई भी करो और तुम ही इसका पिलर भी ढालो, तुम ही इसका दीवार भी जोड़ो, तुम ही इसकी पेंट करो, तुम ही इसकी वायरिंग करो और तुम ही इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के हमको कंप्लीट दे दो, तो क्या वो घर अच्छा बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब स्किल्स की यहाँ बात होती है, हर एक लेवल पे उसका स्किल बदल जा रहा है। जब वो मिट्टी खोद रहा होगा फाउंडेशन के लिए तो वहां पे उसका स्किल्स कुछ अलग होगी। मिट्टी के बाद जब वो पिलर की स्ट्रक्चर दे रहा होगा, जब फाउंडेशन लेआउट कर रहा होगा, फाउंडेशन बना रहा होगा वो, तो फाउंडेशन बनाने के समय भी उसकी स्किल्स बदल जाएंगी। फिर जब दीवार की जुड़ैया होने लगेगी, जब दीवार बनने लगेंगे, दीवार खड़ा होने लगेगा, तो वहां पे ईंट कितना रखना है, सीमेंट का प्रोपोर्शन कितना होगा बालू के साथ, कंक्रीट कैसे बनेगी, इन सब के स्किल्स फिर बदल जा रहे हैं। फिर वायरिंग के स्किल बदल जाएंगे, फिर पेंटिंग के स्किल बदल जाएंगे। इसका मतलब समय समय के हिसाब से, समय समय के ड्यूरेशन पर वो घर बनाने का वो जॉब जो था हमारा, वो जॉब डिफरेंट स्किल्स खोज रहा है। तो फ्रेडरिक विल्सन टेलर साहब ने यही प्रपोजल दिया था कि आप एक जॉब को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, डिवाइड द जॉब्स इन स्मॉल एलिमेंट्स, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को आप उनके स्किल्स के साथ जो मैच होते हैं, जो बेस्ट परफेक्ट सूटेड पर्सन है, एम्प्लॉयज हैं, आप काम उनको दो। उससे क्या होगा कि आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, क्योंकि वो अब वो काम करेगा बंदा जो उसमें सबसे ज्यादा माहिर है, जो सबसे ज्यादा उसमें
स्किल्ड पर्सन है, अब वो काम वही करेगा तो ऑब्वियसली जो समय है वो समय घट जाएगा, क्योंकि वो काम दिन भर कर रहा है, उसके लिए ब्रेड एंड बटर का बात है। वो सोते सोते भी अगर बोलोगे किसी मजदूर को आप कि 2 गड्ढा कोड़ना है, चलिए, तो वो रात के 12 बजे भी आपको तैयार है, क्योंकि उसके लिए सोचना नहीं है, वो दिन भर वही काम करता है, तो उसको कुछ अलग नहीं करना है, वो अपना डेली रूटीन काम कर रहा है, तो वो अपना एफिशिएंसी ज्यादा दे सकता है, वो अपनी आउटपुट ज्यादा डिलीवर कर सकता है विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड। कम समय लेगा और आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट देगा। उसी प्रकार से जब राजमिस्त्री जो होते हैं, जो हमारे घर की दीवार या हमारे घर जो बनाते हैं, उनका डेली का काम वही है, तो वो उसी काम में माहिर है, तो वो ज्यादा अच्छा से वो कर सकता है। एक इलेक्ट्रीशियन वायरिंग बहुत अच्छा कर सकता है, एक पेंटर पेंट बहुत अच्छा कर सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, घर बनाने वाले जॉब को हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोगों ने स्किल्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने लोगों में बांट दी। और वो जब आउटपुट निकल के आएगा तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, वो गोल जो है, वो हमारा पूरा होगा इन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। वो समय भी ज्यादा नहीं लगेगा, समय से अंदर हो जाएगा, और जो आउटपुट मिलेगी वो डिजायर्ड आउटपुट मिलेगी, उसमें कोई कमियां नहीं रहेंगी। तो ये जो प्रपोजल था कि किसी भी काम को छोटे हिस्सों में तोड़कर और उनको स्किल्स के बेसिस पर आप बांट दो, ये किनका दिया हुआ था, ये फ्रेडरिक विल्सन टेलर साहब का दिया हुआ था। और ये उन्होंने डिराइव कहां से किया, ये डिराइव किया उन्होंने अपने वर्क एक्सपीरियंस के दौरान। उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने देखा था कि अगर आदमी अपने स्किल के हिसाब से काम करे और वो स्किल को अपडेट करता रहे, तो वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है, बजाय कि एक ही आदमी सारे काम को करे। तो ये एक छोटा सा और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, सॉरी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक ये थ्योरी ले डाउन किया था। उसके बाद उन्होंने अगली जो थ्योरी दी थी वो दी थी टेलर्स फेयर डे टास्क। एक दिन में एक आदमी को कितना टास्क कर लेना चाहिए, ये भी टेलर साहब ने अपनी एक थ्योरी दी थी, जिसको कहा जाता है अ फेयर डेज टास्क। कि हर एक दिन की प्रोडक्टिविटी जो हो वो डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आदमी या दो आदमी अगर एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, एक आदमी ने एक 10 प्रोडक्ट बनाए और एक आदमी ने 6 प्रोडक्ट बनाए, तो ये डिफाइंड होना चाहिए कि उस दिन का कितना काम होना चाहिए था, क्या वो 10 था या क्या वो 6 था। तो इसके बेसिस पर फ्रेडरिक विल्सन टेलर साहब ने अपनी दूसरी थ्योरी दी थी, और उसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या डिफरेंशियल पेमेंट स्कीम, या पे स्कीम भी हम लोग कहते हैं, डिफरेंशियल पे स्कीम। इसमें था कि काम के हिसाब से पैसा दिया जाए, ना कि दिन के हिसाब से दिया जाए या टाइम के हिसाब से दिया जाए। तो उन्होंने उनका बहुत ही स्पष्ट था कि हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय को लगे कि मेरा बॉस जान ना जाए कि हम एक दिन में इतना काम कर सकते हैं, तो कम काम करके दो, या फिर उसके कोई और भी रीजन हो सकते हैं। तो ये सब जो बातें थी, ये सब जो चीजें थी, तो टेलर साहब ने ये सब चीज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने अपनी थ्योरीज को ले डाउन की थी, चाहे वो वर्क डे के हिसाब से हो कि काम प्रतिदिन का काम डिफाइन होना चाहिए, या फिर पैसा उसको उतना ही मिलेगा जितना उसने काम किया है, डिफरेंशियल प्राइस स्कीम जो है या डिफरेंशियल पेमेंट स्कीम जो है, या फिर डिवाइडिंग द जॉब इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स की बात हो। तो ये सब टेलर साहब ने अपने जीवन काल में, अपने नौकरी के काल में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, इसीलिए उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का फाउंडेशन रखा था, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे कि इन सब ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से टेलर साहब ने कुछ प्रिंसिपल्स को रखा था, जो इसको हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि 14 प्रिंसिपल अलग हैं जो टेलर साहब ने रखा था, टेलर साहब, सॉरी, हेनरी फ्योल साहब ने रखा था, लेकिन उनकी बेस जो थी वो टेलर साहब की ही बेस थी। उन्होंने इस चीज का प्रूव किया था कि टेलर साहब ने जो कहा वो सही कहा है, लेकिन उनका एक नजरिया अलग है, हेनरी फ्योल साहब का एक नजरिया अलग है, लेकिन उनकी बेस जो थी वो टेलर साहब पर ही थी। तो टेलर साहब ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से जो भी हम लोगों ने बात की, चाहे वो फेयर डे टास्क हो, चाहे वो डिफरेंशियल प्राइस स्कीम हो, या फिर डिवाइडिंग अ जॉब इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स हो, इन सब के बेसिस पे टेलर साहब ने टोटल 4 प्रिंसिपल्स को रखा था। और 4 प्रिंसिपल्स क्या थे, हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो साइंटिफिक प्रिंसिपल उन्होंने रखा था कि साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। उन्होंने बोला था कि हर एक काम को साइंस के नजरिए से देखना चाहिए, उसके लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं होना चाहिए। उनका कहने का मतलब था
कि हर एक काम का अपना अपना एक नजरिया होता है, साइंटिफिक नजरिया होता है, वो साइंस के हिसाब से हर दिन बदलता है। तो ऐसा ना हो कि जो आज के नियम है वो 10 साल के बाद भी वही नियम लागू हो। अगर ऐसा होगा तो वो फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं कहला पाएगा, या फिर वो अब वैलिड नहीं हो पाएगा, वो अपडेट नहीं हो पाएगा, और वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला जो नियम था दैट वाज साइंस, कि हर एक मेथड को, हर एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को साइंस के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि एक फिक्स्ड थंब रूल से चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि टेलर साहब ने कहा था कि इट शुड बी मेंटेन दैट द रूल ऑफ थंब शुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय साइंटिफिक नॉलेज, कि सॉरी शुड बी रिप्लेस्ड बाय साइंटिफिक नॉलेज। उन्होंने कहा था कि हर एक बार जो आज का नियम है वो कल होगा, बदल जाएगा, कल जो नियम बदलेगा वो परसों बदल जाएगा। तो जैसे जैसे साइंस में की नॉलेज बढ़ रही है, साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी हिसाब से आपके नियम, आपके रूल्स एंड आपके इम्प्लीमेंटेशन भी बदलते चले जाना चाहिए, ताकि आप एक चीज में फंसे ना रहो और आप अपना ग्रोथ हमेशा करते रहो। उसके बाद उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ थंब, ये हम लोगों ने बात कर ली कि वो हमेशा एक प्रिसीजन के लिए डिफाइन करता है, कि वाइल थंब ऑफ रूल एम्फेसिस ऑन एक फिक्स पर्टिकुलर पैटर्न को थंब ऑफ रूल बताता है, लेकिन वही साइंटिफिक मेथड जो है वो हर बार अपने वर्क के हिसाब से बदल जाता है। दूसरा उनका पॉइंट था, दूसरा प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट के, कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी मतलब भाईचारा, कि आपस में जब भी एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो उनका, टेलर साहब का कहना था कि आपस में हमेशा भाईचारा बना रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप हमेशा उस काम को आपसी सहमति या आपसी प्रेम भाईचारे से करें, और उसमें बीच में कोई भी डिस्कॉर्ड नहीं आना चाहिए। उन्होंने और कहा था कि द हार्मोनी मेक्स दैट द ग्रुप ऑफ वर्क शुड वर्क एज अ यूनिट एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स मैक्सिमम। अगर आप कोई भी काम को, किसी भी काम को अगर आप एक ग्रुप के तौर पे कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा अच्छा हो पाएगा, सब कोई अपना बेस्ट दे पाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल आप खुद ले लो, आप टीचर्स डे सेलिब्रेशन करते हो, या कॉलेज में कोई फंक्शन होता है, कोई टेक्निकल क्विज होता है, तो वहां पे हर एक काम को करने के लिए एक ग्रुप बना दिया जाता है। मेन उस रीजन उस ग्रुप का है ताकि आप लोग जो अपनी आउटपुट दो, आप लोग जो अपना एफिशिएंसी दिखाओ, वो मैक्सिमम हो। और वो ग्रुप में वही लोग आप नोटिस करोगे, वही लोग रहते हैं जिनकी सोच एक जैसी हो। इसका मतलब उनके बीच में मानसिक जो प्रेम है और जो उनकी जो सोच है, वो दोनों एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। तब जाके आप लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं हर एक काम करने के लिए, और जैसे आप देखते हो कि वो एक दूसरे का सहयोग मिलता चला जाता है, तो आपकी काम की स्पीड बढ़ जाती है, आपकी काम की प्रोडक्टिविटी जो है वो और अच्छी हो जाती है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो दूसरा प्रिंसिपल है, इट इज हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा प्रिंसिपल है कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। आप हमेशा एक एसोसिएटिव काम करो, आप हमेशा कोऑपरेटिव करो, आप हमेशा एक ग्रुप के बारे में सोचो, ना कि आप अपने बारे में सोचो। टेलर साहब ने सबसे बड़ी चीज यही कही कि साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स दैट द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री बॉडी cooperates with each other. Scientific management is based on mutual confidence, cooperation and goodwill. मतलब कि अगर आप जो घर बना रहे थे, अगर उस घर बनाने वाले में अगर एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ कोऑर्डिनेशन ना बैठा, कोऑपरेशन ना बैठा, तो नुकसान किसका है? नुकसान तो घर का है, कि वो घर डिजायर्ड नहीं बन पाएगा, वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो कोऑपरेशन हमेशा आपके काम को और अच्छा बनाता है, आपके प्रोडक्ट को और अच्छा आउटपुट देने में मदद करता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो बात कही गई है वो है कॉर्पोरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। आप अगर सोचो कि मेरा काम दीवार खड़ा कर देना था, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि खिड़की कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, छत का स्ट्रेंथ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप अपने बारे में सोच रहे हो, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए टेलर साहब ने कहा था कि जो भी एक टास्क है, उस टास्क को जितने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया है, वो हर एक टुकड़े जो भी जिन लोगों के पास हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, हार्मोनी रहे, उनके बीच में कोऑपरेशन रहे, वो एक दूसरे को काम को कॉर्पोरेट करे, ताकि वो काम जो है वो और अच्छा बन सके और अच्छा इंप्रूव होकर आउटपुट मिल सके। और चौथी और सबसे लास्ट पॉइंट उन्होंने कही थी, द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी।
इस केस में क्या था कि उन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया था कि हर एक आदमी मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए, मैक्सिमम आउटपुट के लिए अपने एफिशिएंसी को बढ़ाए, अपने आउटपुट स्किल्स को बढ़ाए। और ये उस समय हो सकता है जब हर एक काम सही आदमी के पास सही समय जाए। मतलब कि वर्कर्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। जिस तरह का काम है, जिस भी शैली का काम है, आप उसी शैली के, उसी नेचर के आप एम्प्लॉय को ढूंढो, आप वर्कर को ढूंढो, ताकि आपका काम हो सके। तो अब अगर आप नेचर की यहाँ बात कर रहे हो, तो अब नेचर में आप यहाँ साइंटिफिक आ गया कि अब उनके स्किल्स को हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं है कि जो राजमिस्त्री आपके पास आ रहा है, आज टेक्निक बदल गया है तो उस टेक्निक के हिसाब से वो राजमिस्त्री हो। इसका मतलब कि जो काम करने का जो नेचर है, काम के जो बांटने का जो कला है, वो किसके आधार पर होनी चाहिए? वो साइंटिफिक आधार पर होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उनके इंसेंटिव वेज प्लान उनको मिलना चाहिए। अगर कोई आदमी 10 दिन का काम 8 दिन में करके दे रहा है तो 2 दिन का नुकसान नहीं सहेगा। तो ये एक एम्प्लॉयर को सोचना होगा कि अगर वो आदमी मेरा प्रोडक्शन रेट बढ़ा रहा है तो उसको उस जो भी प्रोडक्शन रेट बढ़ रही है उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव दिया जाए, ताकि उसको मोटिवेशन मिलता रहे और वो आपको अच्छा से अच्छे काम करके देता रहे। और above all the development of workers to the fullest extent for themselves above all the development of workers to the fullest extent for themselves and also for the company highest prosperity। obviously अगर आप कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर अगर वो अपने मैक्सिमम लेवल पे, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करके दे रहा है तो वो उसमें उसका भी फायदा है और उसमें कंपनी का भी फायदा है, उसमें ओनर का भी फायदा है। दोनों लोग एक दूसरे के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकते हैं। जब तक, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जब तक एम्प्लॉय की फायदा नहीं होगा, एम्प्लॉय नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयर नहीं बढ़ सकता है। तो ऑब्वियसली उस चीज को देखने के लिए सबसे बड़ी क्या चीज है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि हर एक आदमी जो काम में लगा हुआ है वो सही काम में लगा हुआ है, उसकी नेचर जो है वो सही है, उनकी जो स्किल्स हैं वो हमेशा अपडेट होनी चाहिए, मतलब उनकी एक हमेशा साइंटिफिक ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए, वो अपने काम करने के प्रति दृढ़ रहें, संकल्पित रहें। और संकल्पित आप कैसे कर सकते हैं? तो आप उनको हमेशा एक्स्ट्रा वेजेस दीजिए, आप उसको हमेशा इंसेंटिव दीजिए, आप उनको हमेशा किसी न किसी तौर पे उनको आप मोटिवेट करते रहिए, ताकि वो एम्प्लॉय, वो कर्मी, वो कर्मचारी वो आपके प्रति संकल्पित रहे और दृढ़ रहे। तो ये बेसिक्स मोटिवेशन के ये बेसिक साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एफडब्ल्यू टेलर साहब ने रखे थे। तो और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंसेंटिव वेजेस सिस्टम। इस पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया था, जिसके बारे में हम लोगों ने बात अभी की कि हर एक काम जो होना चाहिए वो काम के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, ना कि समय के हिसाब से मिलना चाहिए। इसी पे उन्होंने, टेलर साहब ने इंसेंटिव वेजेस स्कीम रखा था। और इंसेंटिव वेजेस स्कीम जो था वो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो था डिफरेंशियल प्राइस सिस्टम पर। उन्होंने कहा था कि 2 तरह के काम को 2 तरह का पैसा मिलना चाहिए, और वो पैसा जो होना चाहिए वो उनके काम के प्रति मिलना चाहिए, ना कि उनके समय के प्रति मिलना चाहिए। मतलब कि जो जितना काम करके दे रहा है उसको उसी हिसाब से पैसा मिले, ना कि जो जितना दिन काम कर रहा है उसके हिसाब से पैसा मिले। पर हो सकता है कि एक आदमी एक दिन में 10 कुर्सियां बना ले और एक आदमी सिर्फ समय बिताने के लिए वो सिर्फ 5 ही कुर्सियां बना रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को समझना चाहिए, एम्प्लॉय को देखना चाहिए कि एम्प्लॉयर को देखना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय जो है वो कर क्या रहा है। वो समय के हिसाब से दिन तो नहीं काट रहा है, वो अपना पैसा तो सिर्फ नहीं बना रहा है, आपका प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इस चीज को उन्होंने टेलर साहब ने बहुत ही गौर से महसूस किया था, उन्होंने फील किया था अपने ड्यूरेशन में, अपने वर्क एक्सपीरियंस के ड्यूरेशन में, और इस चीज को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, डिफरेंशियल प्राइस सिस्टम। तो उन्होंने काम के प्रति नहीं, काम के सॉरी उन्होंने दिन के प्रति नहीं, काम के प्रति उन्होंने पैसा फिक्स किया कि जो कम काम करके देगा उसको क्या कम पैसा, जो ज्यादा काम करके देगा उसे ज्यादा पैसा। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंशियल अपना पेमेंट सिस्टम को तैयार कर लिया। और इसी के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो कम काम करके दे रहा है उसे कम रेट के साथ, प्रति यूनिट के साथ उसे पैसा मिलना चाहिए, और जो ज्यादा काम करके दे रहा है उसको ज्यादा रेट से पैसा मिलना चाहिए। और ये जो एक डिफरेंस क्रिएट हुआ पैसे का, या एक वेजेस का, मेहनताना का एक जो डिफरेंस क्रिएट हुआ,
वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है ताकि आप काम के प्रति अपनी दृढ़ता दिखलाओ, आप अपने आउटपुट के प्रति दृढ़ता दिखलाओ, ना कि आप दिन काटो, पता चला एक आदमी 10 दिन काम कर रहा है, उसे उसे भी 5,000 रुपए मिल रहा है और एक आदमी 4 दिन काम करके ही 5,000 रुपए कमा ले रहा है। तो ये उनके काम के प्रति लगन है, उनके काम के प्रति दृढ़ता है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करता है और एक ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है। तो ये उनका बहुत ही एक क्लोज एक्सपीरियंस रहा है। उसके प्रति उन्होंने ये एक अपना इंसेंटिव वेज स्कीम या इंसेंटिव वेज सिस्टम रखा था कि जो ज्यादा मेहनती इंसान है उसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो कम मेहनती इंसान है उसे थोड़ा कम पैसा मिलना चाहिए उस इंसान के मध्य में, ताकि उसे भी समझ में आए कि हम ज्यादा करके दे रहे हैं, हमें कंपनी हमारे बारे में सोच रही है और हमें मोटिवेट कर रही है। तो ये कुछ बेसिक्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो पूरा का पूरा आज हम लोगों ने देखा वो पूरा का पूरा जो डिपेंड था वो एफडब्ल्यू टेलर साहब पे ही डिपेंड था, उन्हीं के आसपास पूरा आज हम लोगों ने देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, साइंटिफिक मैनेजमेंट की ले डाउन, उनकी हिस्ट्री, उनकी इवोल्यूशंस। तो हर एक चीज किसके आसपास घूम रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ एफडब्ल्यू टेलर के साहब के आसपास ही पूरे घूम रहा था। उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, उनके इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुए। अब जो आगे हम देखेंगे वो रहेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, तो प्लीज इसको आप देखें। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप बताओ या ये आपके ऊपर है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज डाल के देखो कि अगर हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या फादर ऑफ मैनेजमेंट अगर हम बोले तो हम किसे बोलेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है। ये आपके हिसाब से कौन होना चाहिए। गूगल आप कर सकते हो, लेकिन गूगल में एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन मुझे आपसे रीजन भी चाहिए। तो प्लीज आप अपने आंसर्स को मेरे कमेंट बॉक्स में डालो और मैं कोशिश करूंगा उसके आपको आंसर देने के लिए, आपको जस्टिफाई करने के लिए कि क्या आप सही हो या गलत। अगर गलत हो तो सही आंसर क्यों होगा और उसके पीछे लॉजिक जो है, उसके पीछे जो रीजन रहेगा, मैं वो भी कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।